मैं मनीष कक्कड़, फैकल्टी मेडिजी इंस्टीट्यूट, और आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में है मिस्टर विनीत जैन। विनीत ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सिक्योर करी है इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023। सो विनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। विनीत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। विनीत बागपत यूपी से बिलोंग करते हैं। विनीत ने आईआईटी पलक्कड़ से अपना बीटेक कंप्लीट किया है इन द ईयर 2023। दैट मीन्स विनीत ने अपने बीटेक के साथ ही ईएससी में फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है। आई रिपीट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट विनीत, ग्रेट। थैंक यू सर। साथ ही साथ विनीत के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा कि इन्होंने गेट में दिस ईयर 2023 में 11th रैंक सिक्योर करी है। एज वेल एज विनीत ने इन थर्ड ईयर ऑफ बीटेक, दैट मीन्स 2022 में 28 रैंक सिक्योर करी थी इन द गेट एग्जामिनेशन। सो विनीत ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। थर्ड ईयर में भी गेट उन्होंने क्वालिफाई किया है एज वेल एज फाइनल ईयर में। सो हम लोग विनीत से उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, क्योंकि सिंस विनीत ने थर्ड ईयर में भी गेट क्वालिफाई किया है, फाइनल ईयर में भी, और ईएससी में फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है, तो डेफिनेटली विनीत के कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहे होंगे। तो विनीत, कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपको ये डायरेक्शन में जाने का पता लगा, फिर आपने कब डिसाइड किया कि आपको इस डायरेक्शन में अब चलना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट कर दी थी? थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मैंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी थी अपने सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में। तो तब मेरे एक बड़े भैया हैं, उनका इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में रैंक आई थी। तो मेरे को तब पता चला था कि एक इंजीनियर के लिए ये एक एग्ज़ाम होता है जो हम ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले मैंने थोड़ा अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में एक्सप्लोर किया था, फॉर एग्जांपल कैट एंड सिविल सर्विसेज। बट मैंने सोचा कि बीइंग एन सिविल इंजीनियर मैं अपनी जो फील्ड है इसी में जो अपना बेस्ट कौन सा एग्ज़ाम है जो मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो फिर मतलब जब मेरे बड़े भैया ने क्लियर कर लिया तो फिर मेरे को लगा कि मैं भी कर सकता हूँ क्लियर। तो फिर मैंने इसकी पढ़ाई तभी से स्टार्ट कर दी थी। दैट मीन्स आपके इंस्पिरेशन सोर्स आपके बड़े भैया रहे। हाँ, वेरी गुड। तो जैसे आप बीटेक फाइनल ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट और विद द फर्स्ट रैंक आपने क्वालिफाई कर लिया, तो दैट मीन्स आप बीटेक जब स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट ईयर, तो तभी से आपकी बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन क्लियर थी कि मुझे यही डायरेक्शन अब जाना है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैंने एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ा देखा कि कैट एक अच्छा एग्ज़ाम होता है। मेरा मन था कि मैं एमबीए ट्राई करूं। एक्चुअली अभी भी है मेरा मन एमबीए करने का, बाद में फ्यूचर में भी। पर मैंने फिर देखा कि बीइंग ए सिविल इंजीनियर मैं जो 4 साल में पढ़ रहा हूं वो वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी ही फील्ड में ट्राई करूँ कि मैं इसमें जो बेस्ट अचीव हो सकता है वो क्या है। तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, ये 2 एग्ज़ाम मैं क्लियर कर सकूँ। तो फिर मैंने उसी के लिए पढ़ाई करी सर। ठीक है, ठीक है। विनीत, इसमें आपने गेट में थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई कर दिया, तो दैट मीन्स सेकेंड ईयर से भी आपका कुछ ना कुछ स्टडी डायरेक्शन बन गया होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा विनीत, इसमें आपने सोर्स ऑफ स्टडी आपका क्या रहा? मतलब टेक्स्ट बुक आपने रेफ़र करी या कोई मटेरियल रेफ़र किया? सर एक्चुअली मैंने ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं रखे। मैंने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखा और उसी रिसोर्सेज को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया और उनके थ्रू गया। तो मैंने मेनली जो क्लास नोट्स में अपने ऑनलाइन कंटेंट वगैरह से जो मैं क्लास नोट्स बनाता था उनको, और जो PYQs होते हैं वो रिलीजियसली फॉलो करा। उसके बाद जब PYQs हो गए, क्लास नोट्स हो गए, तो रिवीजन, और जब पेपर नज़दीक आ रहा था तो उसके बाद टेस्ट सीरीज़ मैंने लगानी स्टार्ट करी। तो अच्छा, PYQs आपने लगाया, आपने कहा, तो PYQs लगाने से आपको क्या लगता है कि मतलब उससे क्या आपको बेनिफिट मिला या क्या आपने अपने में एक इन्हेंस किया? सर एक्चुअली हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो PYQs आर लाइक बाइबल। तो उसको लिसन इट केयरफुली, PYQs आर लाइक अ बाइबल। तो उसको हम जितनी बार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बार PYQs लगाने से हमें बस पता चलता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है उस एग्जामिनर की, मतलब यूपीएससी की। फिर जब हम उसको एक बार लगा लेते हैं तो हमारे से कंप्लीट PYQs तो किसी से ऑलमोस्ट सोल्व नहीं होते। उसके बाद हम उसमें जो हमारे PYQs नहीं बने उसको टिक मार्क कर लेते हैं, और बाद में फिर जो हमारे रह गए उनको, मतलब मेरा थोड़ा अलग अप्रोच थी। मैं कभी ऑड PYQ सोल्व कर लेता था, कभी इवन PYQs, पर मैं ट्राई करता था कि जितने से ज़्यादा मैं उनको सोल्व कर पाऊँ पेपर से पहले, वो मैं ट्राई करता था सोल्व करने का। दैट मीन्स PYQ आपको लगाने हैं और लगाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है,
क्योंकि पहली बार तो आप लगा रहे होते हैं और जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स देखते हैं तो जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बनते हैं, नेक्स्ट टाइम में आप उनके क्लोज हो जाते हैं, आप उनको रीअटेम्प्ट करते करते समझ आते हैं कि इनको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। विनीत का कहना ये है। यस सर। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। विनीत, अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे रिवीजन आप कैसे करते थे? क्योंकि डेफिनेटली जब हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए कहीं ना कहीं हमें ये भी है कि बाद में हमें सब्जेक्ट्स को रिवीजन भी देना है और वाइड होता जाता है सब कुछ। तो रिवीजन आप कैसे रखते थे? कुछ स्टेप बाय स्टेप रिवीजन रखते थे या फिर ये होता था कि लास्ट में जाके सब कुछ रिवाइज करेंगे, उसके लिए आपने कुछ प्लान लेआउट करा था? कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपकी जो रही तो वो ज़रा शेयर करिए। सर एक्चुअली मैंने लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, क्योंकि अगर मैं लास्ट के लिए छोड़ता तो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाता मटेरियल। पर मैं क्या करता था कि जैसे मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो उन 2 सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली रिवाइज करता रहता था विद द थर्ड सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द कोचिंग एंड ऑल। तो मैं उस तरह से रिवाइज करता था। डेली मैं एक शेड्यूल बना लेता था प्रीवियस सोने से पहले रात को कि मेरे को अगले दिन ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स का रिवीजन करना है, इनके PYQs लगाने हैं, इनके टेस्ट देने हैं। तो वो मेरा पहले से ही शेड्यूल सब फिक्स था। तो फिर मैं उसको एनालाइज भी करता था वीकली बेसिस पे कि मैंने इस हफ्ते अपना कितना जो मैंने शेड्यूल बनाया उसको कितना फॉलो किया। कंप्लीट तो नहीं हो पाता पर अराउंड 70-80% अगर हो रहा है तो यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। फिर उसको ट्रैक करने के लिए कि मेरी प्रिपरेशन सही हो रही है, टेस्ट सीरीज़ होती है। अगर टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आई थिंक कि हम राइट ट्रैक पे हैं। और मतलब डीमोटिवेट भी नहीं होना होता टेस्ट सीरीज से, हमको कंटिन्यूसली पेपर तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स रिवीजन के लिए आपने ये रखा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ पैरेलल में जो पढ़ चुके हैं उसको भी साथ में लेके चलेंगे। सर, ये नहीं है कि हम लास्ट के लिए सारा रिवीजन रखेंगे, वो फिर सारी चीज़ें एक साथ हो नहीं पाती। अच्छा, तो इसका मतलब आपने मतलब इन बिटवीन से ही टेस्ट सीरीज़ को आपने स्टार्ट कर दिया था कि जैसे जैसे जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं हम उसके टेस्ट सीरीज़ में उसके टेस्ट देते जाएं और अटेम्प्ट करते जाएं। इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो रिवाइज योर सब्जेक्ट्स लाइक दिस वे। यस सर। मैं क्या करता था, मैंने टेस्ट सीरीज थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी थी जुलाई अगस्त में। तो मैं 2-3 महीने तक मैंने पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे और मैंने नवंबर और दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था अपने फुल लेंथ टेस्ट देना। तो मैंने अराउंड 2 से 3 मंथ्स कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट ही दिए थे, जिससे मेरे को 3 आवर्स वहाँ पे बैठने की और अपने माइंड को फोकस रख के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस मेरे को हो गई थी। तो और एनालिसिस का भी काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो फिर इस तरह से मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट। वेरी गुड पॉइंट कि अगर आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करनी है तो एज अर्ली एज यू आर गोइंग टू स्टार्ट, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएं वैसे वैसे आप अपना टेस्ट सीरीज उसकी देते जाएं, सो दैट कि अगले सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ओके विनीत, आपने मेंस बैच ज्वाइन किया था। यस सर। ठीक है, तो मेंस बैच ज्वाइन करके आपको क्या लगा, क्या बेनिफिट आपने उससे गेन किया, क्या एनहेंस हुआ उससे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेंस की प्रिपरेशन होती है तो मेंस में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं, कई लोग क्या करते हैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर अगर हमने जैसे मैंने मेंस का बैच ज्वाइन किया था तो मेरे को विद इन अ कंसोलिडेटेड पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस मिल गए थे कि हर तरह के एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरे को उस बैच में मिल गए, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन कभी आए पेपर में तो मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊँ। एटलीस्ट अगर मेरे से कंप्लीट भी सोल्व ना हो तो कुछ ना कुछ तो मैं उसमें ट्राई कर ही दूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक तो कंप्लीट सिलेबस की हर क्वेश्चन की कवरेज हो जाती है। दूसरा एक लिमिटेड टाइम है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं मेंस के लिए, 3-4 मंथ्स है और उसमें भी हमारा कंपटीशन उनसे है जिन्होंने प्री ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो उसमें हमको एक्स्ट्रा एज रखना पड़ेगा और साथ में PYQs करते ही हैं उसके, तो मेंस के बैच से वो फ़ायदा मिलेगा। दैट मीन्स आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को आप कितना बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप मेंस का बैच आपने ज्वाइन किया तो उस टाइम को आपने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लिया। Yes. और टेस्ट सीरीज़ को आपने ज्वाइन करके टेस्ट स्टार्टिंग आपने अर्ली कर दी, तो इससे आपका सब्जेक्ट का रिवीजन भी होता गया और साथ ही साथ आप लास्ट तक आते आते मैक्सिमम टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर पाए। तो उससे ये भी हो गया कि आपको एग्जामिनेशन का एक पैटर्न क्लियर हुआ, एज वेल एज आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो जो टाइमिंग 3 घंटे आपको बैठना है उसको कैसे मैनेज करना है उसकी भी एक स्ट्रैटेजी क्लियर होती रहती है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। विनीत, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब आपने रैंक फर्स्ट सिक्योर करी है। Yes, ठीक है, तो आपने जब पेपर अप्रोच किया तो वो पेपर अप्रोच करने का तरीका आपका क्या रहा? क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपका डिफरेंट रहा जिससे कि आपके मार्क्स इस लेवल तक चले गए।
सर एक्चुअली जब मैंने अपना प्रीलिम्स का पेपर अप्रोच किया तो मैं कभी भी अपना पेपर एक गो में सोल्व नहीं करता, मैं उसको मल्टीपल पेपर की रीडिंग लेता हूँ। पहले मैंने 1 आवर में कंप्लीट पेपर को सॉल्व कर लिया, उसमें से मैंने जो क्वेश्चन मैं देखते ही टिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रिवीजन और टेस्ट PYQs इतने ज़्यादा लगा लिए थे कि मेरे को ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देखते ही पता लग रहे थे। तो उसमें 5 to 6 सेकंड्स ही मेरे जा रहे थे, तो मैं 1 आवर में ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन मैंने बना लिए। उसके बाद जब मेरे पास अराउंड 2 आवर्स बचे तो उसमें मैंने जो इस बार ट्रिकी न्यूमेरिकल्स थे तो वो न्यूमेरिकल्स मैंने उन 2 आवर्स में सोल्व करे सर। तो इसलिए मेरे को काफ़ी मतलब टाइम मैनेजमेंट इश्यू नहीं हुआ मेरे टाइम मिल गया। मतलब ये जो प्रैक्टिस आपकी है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपने इतने टेस्ट दिए तो ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आई होगी कि मुझे टेस्ट देते टाइम जब पेपर आएगा तो उस पेपर को कैसे मुझे अटेंड करना है। और विनीत ने बहुत अच्छा कहा कि फर्स्ट गोल में उसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो ईजिली हो जा रहे थे और फिर काफ़ी टाइम बच गया तो थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में वहाँ पर टाइम दे दिया और उस तरीके से उन क्वेश्चन को टैकल किया और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, रैंक 1। वेरी गुड, थैंक यू सर। अच्छा विनीत, मुझे ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर जब टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे तो आपने जैसा कि बताया कि आपने स्टार्टिंग कर दी थी जब एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता था? मतलब आपका स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस बहुत टॉप लेवल पे रहता था कि ग्रेजुअली आपने टेस्ट में धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया? सर स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस तो मेरा अच्छा नहीं था, मतलब मेरे को कम नंबर भी आते थे स्टार्टिंग में पार्ट वाइज टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, पर उनसे मैं डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं क्या करता था कि सोचता था कि मेरी अगर PYQs में अच्छे से लग रहे हैं कि मैं अराउंड 70 to 80% PYQs बना पा रहा हूँ तो मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता था, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उसी हिसाब से। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आया मैंने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करे लगाने, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, अच्छी रैंक आती थी मेरे टेस्ट में। दैट मीन्स कि कभी आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ये एक जर्नी का पार्ट है। आपको इसको ऐसे समझ के चलना है और आपको आगे चलना है, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो कभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यस सर। और वो कंसिस्टेंसी ही आपको आगे जाके आपकी रैंक में इम्प्रूवमेंट देगी। और सेम एज विद विनीत। विनीत, ये बताइए कि जैसे आपकी रैंक फर्स्ट आई, यस सर, तो क्या पहले आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं आप रैंक फर्स्ट सिक्योर करने वाले हैं? और जब आपको ये पता लगा तो आपका वो मोमेंट लाइफ का कैसा था? सर एक्चुअली काफ़ी दिनों से मतलब एंग्जाइटी हो रखी थी कि रिज़ल्ट आएगा कैसा आएगा, क्योंकि मेरा यही एम था स्टार्टिंग से कि इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे को क्लियर करनी है। और मतलब मैं अपने कम ऑफिस में था तो उस दिन रिज़ल्ट आया, शाम को मैंने एकदम खोल लिया रिज़ल्ट और उसके बाद मैंने एक्चुअली मतलब काफ़ी बच्चे सर्च करते हैं नाम, मैंने सर्च नहीं, मैंने स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिलेक्शन में भी हो जाएगा, पर रैंक का मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। और जैसे ही मैंने देखा कि मतलब नाम विनीत जैन फर्स्ट पे लिखा है तो मैंने पहले तो सर रोल नंबर अपना कंफर्म किया कि कोई और विनीत जैन तो नहीं है। फिर मतलब वो उसके बाद तो सर नंब फीलिंग थी, मतलब एक तरह से पहले मैंने सोचा था कि अगर अच्छी रैंक आई तो मे भी क्या पता रोना आ जाए मेरे को, ऐसा कुछ हो जाए, पर वो जो फीलिंग थी बिल्कुल नंब हो गया मैं। उसके बाद मैं घर वालों को कॉल करी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मैं यहाँ पे आ गया घर फैमिली से मिलने। तो हाँ, ये विनीत का ये जो मोमेंट है ना, ये लाइफ का ऐसा मोमेंट है कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, विनीत को ये एक्सपेक्टेशन थी मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से होने वाला है, लेकिन रैंक फर्स्ट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और विद बीटेक पास आउट ईयर, तो मतलब फ्रेशर स्टूडेंट और उसके बाद रैंक 1 लाना, तो मतलब विनीत का डेडिकेशन किस लेवल पे रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। और कितना ही पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। देखिए, एज अर्ली एज यू आर गोइंग टू डिसाइड, जितना जल्दी आप डिसाइड करेंगे और जितना जल्दी आप उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको उस चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। और सेम एज विद विनीत। विनीत, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, तो उससे आपको क्या हेल्प मिली? यस सर। मॉक्स दिए थे आपने यहाँ पर? सर एक्चुअली मेरे को मतलब इंटरव्यू के शेड्यूल आने से मेन इंटरव्यू में सिर्फ 12 डेज़ का टाइम मिला था, जो कि काफ़ी मेरे को लगा कि कम है, क्योंकि वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 महीने का टाइम मिनिमम मिल जाएगा।
पर नहीं मिला, तो मैंने जल्दी से जल्दी मॉक इंटरव्यू अपने शेड्यूल कराए। और यहाँ पे मेडीजी में सर पहले सेशन भी हुए थे, एक दो सेशन, एक बस्सी सर का सेशन हुआ, एक दो और सेशन हुए, तो मैंने वो सेशन अटेंड करे। उसमें मेरे को पता लग गया कि मेरे को किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेके जाना है। और फिर मैंने उन जितने भी क्वेश्चंस जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं कि इस क्वेश्चन को वहाँ पे यूपीएससी चेयरमैन या मेंबर पूछेंगे, उनको मैंने हर एक पेपर पे अपने मतलब खुद से मैंने बनाया। उसके बाद मैंने सर मॉक इंटरव्यूज़ दिए जिसमें मेरे को अच्छे स्कोर मिले थे यहाँ पे। तो फिर मेरे को कमियाँ पता लगी, मेरी फ्लुएंसी ठीक ठाक हुई इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में ही दिया अपना इंटरव्यू, तो वो कॉन्फिडेंस काफ़ी आया सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा विनीत, लाइफ में यहाँ तक तो आप पहुँच गए हैं, तो आपका अल्टीमेट ड्रीम मैं समझता हूँ इससे कुछ और आगे जाने का तो होगा ही होगा। Yes, sir. क्या अपना अल्टीमेट ड्रीम लेके चल रहे हैं? सर मतलब जैसे स्टार्टिंग में बोला, मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे भैया रहे हैं, तो उन्होंने भी सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, तो फिर मैं भी मतलब अभी मैंने इतना कुछ मतलब दिमाग उसमें सोचा नहीं, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगा एक बार, एक दो अटैम्प्ट अगर हो पाए तो। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं और डेफिनेटली आप वो भी अचीव करेंगे। थैंक यू सर। विनीत, वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन, तो आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि अब बहुत क्लोज है एग्जामिनेशन के, तो उनको क्या चीज़ अभी फॉलो करनी चाहिए सो दैट कि वो अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ और उनका एग्ज़ाम में भी अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो पाए? सर जैसे अभी अराउंड 2.5 मंथ्स बच रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस टाइम अपने सोर्सेज को लिमिट कर दें। मतलब ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे सोर्सेज हम फॉलो कर रहे हैं, एक या मैक्सिमम 2 सोर्स को फॉलो करें, PYQs और क्लास के क्वेश्चंस जो क्लास में टीचर, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट होता है। और उसके बाद सर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, तो उनसे दूर रहें, अपने में भी आइसोलेट हो जाएं या ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो आपके ही लेवल पे हैं या जिनका भी सेम गोल है, ताकि अगर आप सेम गोल है तो दोनों साथ में रैंक ले आएंगे, वो और भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद सर ये है कि टेस्ट तो बिल्कुल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से अभी फुल लेंथ टेस्ट देने का टाइम है, तो अभी फुल लेंथ टेस्ट जितने हो सकें, अगर ESC की बात करें तो ऑफलाइन, और अगर गेट की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, वो भी टाइम लगा के। ये नहीं है कि 3 घंटे का टेस्ट 5 घंटे में 6 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम लगा के, उसके बाद उसका एनालिसिस, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। और मतलब डिमोटिवेट नहीं होना, पेपर के दिन तक आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो भगवान जाने जैसा होगा, पर अपनी तरफ से अपना 100% देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स अब ये टाइम है कि आप फुल लेंथ टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि होता क्या है कि उसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें किसी सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है और किसी सब्जेक्ट का थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। तो वो आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को पिक करना है सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। वेरी गुड पॉइंट। विनीत, आप अपने IIT पलक्कड़ के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे और अपने वहाँ के जो मेंटर्स रहे हैं, जो टीचर्स रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर कॉलेज का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, मतलब आई डोंट थिंक कि किसी को इतना मिला होगा जितना कॉलेज ने मेरे को सपोर्ट किया, और आई थिंक कि मैंने उनको प्राउड भी फील कराया है रैंक लाके। और जूनियर्स को तो सर यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर वो सोचें इस बारे में, और इसको करने के लिए इतनी कुछ रॉकेट साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डेडिकेटेडली 1 साल 1.5 साल अगर कोई तैयारी करे तो आराम से ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और आई थिंक कि उनको ट्राई करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ मोटिवेशन है और कंसिस्टेंसी है तो आराम से कोई भी एग्ज़ाम, ना कि ये दोनों बल्कि कोई भी एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। एक विनीत ने बहुत अच्छी बात बोली, सेल्फ मोटिवेशन। तो विनीत, मेरा लास्ट आपसे यही डिस्कशन है कि ये जो सेल्फ मोटिवेशन आपने बोला है, इस सेल्फ मोटिवेशन को लाने के लिए क्या करना चाहिए आपकी तरफ से? सर मेरा तो यही था कि मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है, मतलब मैं डू एंड डाई सिचुएशन क्रिएट करता था कि मतलब ये एग्ज़ाम निकालना है। चाहे मेरे को गेट में पता था कि मेरी 11th रैंक आ गई, पर मैं फिर भी ये सोचता था कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मतलब मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इट विल गो इन वेन। तो जब तक वो नहीं आता तो फिर सेल्फ मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है कि और उसके बाद मैं पढ़ता भी था, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं पढ़ता था, पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही सेल्फ मोटिवेशन आएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो सेल्फ मोटिवेशन आने का यस, वेरी गुड पॉइंट। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर तभी आएगा जब आप उस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, और अगर आपने अपना एम डिसाइड कर रखे कि मुझे लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है और आप उसके लिए बिल्कुल मेहनत से लगे हुए हो, तो डेफिनेटली फिर बहुत सारी पावर्स होती हैं जो आपको वहाँ के लिए जाने के लिए हेल्प करती हैं। और मेरा मानना ये है, राइट टाइम पे अगर आप राइट डिसीजन ले लें और अगर आपका एम डिसाइड है तो जल्दी से जल्दी आप इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जर्नी है और जितने राइट डिसीजंस आप लेंगे उतना ही आपका यहाँ पर टाइम कम लगेगा।
तो यही सब कुछ रहा विनीत के साथ। विनीत ने अपने बेस्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, जिससे कि आपको भी आगे गाइडलाइन मिलेगी कि आप भी चीज़ों को वैसी उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो अगेन फ्रॉम माय साइड, Thank you, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट कि आपका जो फ्यूचर का ड्रीम है वो जरूर कंप्लीट हो। थैंक यू सर।